गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो उस टाइप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। लेकिन बाद में जब हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को लगा कि हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं सिटीजन्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी उनकी ही वेलफेयर के लिए है, तो क्यों ना कुछ सिटीज़न का भी एक रोल प्ले किया जाए, कुछ सिटीज़न से भी लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ हेल्प ली जाए, कुछ सर्विस ली जाए। तो उसी को देखते हुए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 1976 में ऐड हुई हैं। वो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा था कि जो हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो एक बारोड है। बारोड मीन्स थोड़ा थोड़ा हर किसी से बारो किया है, लिया है हमने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने डायरेक्ट कोई चीज़ कहीं से ली, कट करके और कॉन्स्टिट्यूशन में पेस्ट कर दी, वैसा भी नहीं है। हमने एक वहाँ से एक आइडिया लिया है। बाकी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारी ही हैं। वो हमने जो भी उसमें प्रोविज़न्स ऐड किए हैं वो हमारे हैं, उन कंट्री से कॉपी बिल्कुल भी नहीं किए हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये रशिया में थी, तो हमें लगा कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये काफ़ी अच्छी हैं और इंडिया में भी इनकी क्या है, ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर दी 1976 में। ये इससे पहले एक स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी कि इंडिया के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी पोजीशन की कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें इनकी पोजीशन कहाँ पे है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक सेपरेट पार्ट दिया गया है जो है पार्ट 4A, और जो आर्टिकल है इसके लिए एक ही आर्टिकल है 51A, और 51A में ही ABC करके जो है इनको अरेंज किया गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। तो फिर 2002 में क्या हो गया था कि एक फंडामेंटल ड्यूटी, एजुकेशन के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी अलग से ऐड कर दी थी। तो हमारे पास आज कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, 11। पहले कितनी थी, 10 थी। फिर आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी जो आइडियाज़ हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे, हमने अपने इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पेक्ट करनी है। जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, तो नेशनल फ्लैग का जो है कुछ हमने, जैसे नेशनल एंथम प्ले होता है तो हमें खड़े उठ के जो है स्ट्रेट पोजीशन में बैठना पड़ता है, कोई भी मूवमेंट बॉडी में हम नहीं करते हैं। वैसे ही हमें नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये हमारी ड्यूटी है एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वो नोबल आइडियाज़, वो टीचिंग्स जो थी, वो आइडियाज़ जो थे, जिस आइडिया ने हमारे जो स्वतंत्र सैलानी थे तो उनको स्ट्रगल करने के लिए जो एक स्ट्रेंथ दी थी, तो वो हमने क्या करनी है, उसको हमने चेरिश करना और फॉलो करना है। यानी उसको हमने माइंड में लेना, उसको हमने अपनाना है। ठीक है। तो फिर आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमने क्या करना है, जो भारत की स्वतंत्रता, अखंडता है, उसको क्या करना है, बनाए रखना है। सॉवरेनिटी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द स्टेट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि जो अखंड भारत है, यूनाइटेड इंडिया है, उसको हमने बनाए रखना है। ऐसे नहीं कहना है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें क्या करना होगा कि अपनी कंट्री में जब भी कंट्री को ज़रूरत पड़ेगी तो कंट्री को बचाना होगा, और कहीं भी हमें लगता है कि हमारी सर्विस जो है उसकी ज़रूरत है हमें, हमारे नेशन को, तो वो सर्विस जो है हमें अपने नेशन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे करगिल वार हुआ था, तो उस टाइम हम अपने जम्मू कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं, तो बहुत सारे यूथ जो थे यहाँ से गए थे करगिल में हेल्प करने के लिए।
तो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कोई गवर्नमेंट से हेल्प लेने की, अपनी बाई चॉइस गए थे, तो वो क्या एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर ये आती है टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल। हमने क्या करना है, जो हमारी तालमेल है, हारमोनी है, उसको प्रमोट करना है, और जो कॉमन ब्रदरहुड है, पूरा हमारा भाईचारा है, सारे रिलीजन के सेम मिल के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसको क्या करना हमने, एक तो प्रमोट करना है और बनाए रखना है। कॉमन ब्रदरहुड जो है, वो भाईचारा जो है हमने बनाए रखना है। फिर एफ आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रिच हेरिटेज है कंट्री का, उसको बचाना पड़ेगा। जो हमारा इंडिया का कल्चर है, जैसे हम हिंदी भाषा है तो वो भी हमारा कल्चर है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी भाषा को जो है सेव करें। बाकी जैसे हमारी बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं, जैसे डोगरी होगी, कश्मीरी होगी, जो भी है, तो उनको क्या करना, हम हमारा कल्चर, जैसे मैरिज होता है हमारा कल्चर है, तो हमने कंट्री का जो कल्चर है उसको हमने क्या करना, सेव करना है। फिर जी आता है टू प्रमोट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। हमने क्या करना है, प्रमोट करना है, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करनी है, सिटीजन्स के बीच में अपने, कि जो इन्वायरमेंट को हमने सेव करना है, और हमने नेशनल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, सेव करना है। जैसे फॉरेस्ट हो गए हमारे, जंगल काटने नहीं है, लेक्स हो गए, उनको गंदा नहीं करना, लेक्स को साफ रखना है। जैसे गवर्नमेंट भी देखो इतना खर्चा कर रही है, अभी मानसर लेक पे कर रही है, वुलर लेक पे कर रही है, अभी गंगा रिवर पे कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने क्या करना है, उनको गंदा नहीं करना है, फॉरेस्ट हमने नहीं काटने हैं, लेक्स में, तालाबों में हमने ये जैसे कूड़ा फेंकते हैं, हम कहीं जैसे मानसर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है केले का छिलका खा के उसमें फेंक देंगे, चिप्स के पैकेट लिए हैं, जैसे हमने बोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उसमें फेंक देंगे, तो एक हमारी ड्यूटी है कि हमने उसको सेव करना है। वाइल्ड लाइफ में आगे जैसे जंगली जानवर हैं, हम नेशनल पार्क्स हैं हमारी, नेशनल सेंचुरीज, तो हमने उनको क्या करना है, उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना है, उनको भी हमने गंदा नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। फिर आता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमने क्या करना है कि एक ट्रेडिशनल पुरानी वाली लुक जो थी ना, जैसे सती के टाइम था, हाँ, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ भी जल के मर जाएगी, तो वैसा जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना, अपने माइंड को एक साइंटिफिक टेम्पर, अपनी जो सोच है उसको साइंटिफिक बनाना है, इंसान का जैसा बनाना है। और द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म हो गया कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमें लगता है कि हमारे समाज में वो अंधविश्वास वाली है, तो उसको हमने दूर दूर करना है, उसको हमने रिफॉर्म करना है। जैसे अभी ट्रिपल तलाक का ले लो आप, या जैसे हिंदूज़ में ले लो, बलि चढ़ाते हैं जानवर की, तो वो क्या है, एक गलत एक्टिविटी है जो रुकनी चाहिए। तो ये हमें सिटीज़न की ड्यूटी बनती है कि हम अपनी एक तो सोच जो है उसको थोड़ा ब्रॉड कर लें, और दूसरा ये कि जो कोई चीज़ अगर हमें लग रहा है हमारे समाज में गंदी है, जैसे मैंने पहले भी एक लेक्चर में रिपीट किया था कि इंडिया में अभी भी गर्ल और बॉय के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर लड़का घर से बाहर जा रहा तो घर वाले कुछ नहीं पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहाँ थे, कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर लड़की जा रही है तो उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमें अपनी जो सोच है वो गंदी है, उसको थोड़ा सा ठीक करना होगा, और जो हमें लग रहा है कि ये चीज़ समाज में गलत है तो उसको हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर आई पार्ट आता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको हमने सेव करना है, जैसे हमारा कॉलेज हो गया, जैसे हमारी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट की है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, सेफ गार्ड करना पड़ेगा। वो एंड टू एब्जोर वायलेंस, और वायलेंस जो है उससे दूर होना पड़ेगा, वायलेंस को हमने छोड़ देना पड़ेगा, वायलेंस हमें नॉन वायलेंस से रहना पड़ेगा, जो वायलेंस है उसको बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद आता है फिर टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटी। हमें
जितने भी चीज़ें हैं कंपटीशन की, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम जो है एक्सीलेंस हो जाएं, जीत जाएं। जैसे मैं खेल के एग्जांपल दूंगा, और ये यहाँ पे कह रहा है चाहे वो इंडिविजुअली हो या कलेक्टिविटी एक्टिविटी हो। जैसे हमारे बॉक्सर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, या शूटर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन बाहर जाते हैं, तो हम उनकी ये ड्यूटी है कि वो अच्छे से मेहनत करें, एक्सीलेंस जीतें, ताकि जो हमारा तिरंगा है, जब भी आफ्टर विक्ट्री वो फ्लैग्स दिखते हैं तो हमारा झंडा जो तिरंगा जो है सबसे ऊपर रहे। ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल जैसे बॉक्सर्स हैं तो वो इंडिविजुअली मेडल लाते हैं, या हमारी क्रिकेट की टीम जाती है तो कलेक्टिव एक्टिविटी है। तो कहता है कि इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव एक्टिविटी हो, दोनों में क्या करना, हमने हार्डवर्क करके एक्सीलेंस करना है, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो सके, हमारा तिरंगा टॉप पे जाए सबके। फिर लास्ट के पार्ट जो है ये 2002 में ऐड हुआ था बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कहता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। कि आपके बच्चे हैं, चाहे आप उनके पेरेंट्स हो या केयर टेकर हो, गार्जियन हो, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको 6 से 14 साल तक क्या करना है, उसको पढ़ाने का मौका देना है, आपने एक अपॉर्चुनिटी देनी है पढ़ाने की। ये क्या आपकी क्या बनती है, एक ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है, उसको मौका देना पढ़ने का, लेकिन 6 से 14 साल तक एज का। ये 86 अमेंडमेंट में ऐड किया था 2002 में। फिर थोड़ा सा हम इनको रिवाइज कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। FR मीन्स फंडामेंटल राइट। देखो फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, 12 से 35 आ रही हैं। कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में है। अब इनकी नेचर क्या है, नेचर का मतलब ये हो गया कि स्टेट को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स से स्टेट में जो है एक रिस्ट्रिक्शन आ रही है, स्टेट में रुकावट लग रही है। फंडामेंटल राइट ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों में आप सिटीजन्स को कुछ भी मतलब वो ये वाले हक जो हैं सिटीजन्स के, इनको आप दूर नहीं कर सकते। इन चीज़ों में आप, इन पार्ट्स में आप क्या है, लॉ नहीं बना सकते। तो वो क्या है, स्टेट को एक रिस्ट्रिक्शन दी है, एक बाउंड्री दी है कि इन चीज़ों में आप कुछ भी बना नहीं सकते। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। इनके आर्टिकल्स आ गए 36 to 51, और पार्ट जो है पार्ट 4 आ गया। इसमें क्या है, फ्रीडम टू स्टेट, स्टेट को एक फ्रीडम दी है कि हाँ इन चीज़ों में आप कुछ भी कर सकते हो। स्टेट हर बार रिजर्वेशन एक्सटेंड कर रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को देके भी कर रही है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो स्टेट को पूरी छूट दे रहा है कि इन फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या, स्टेट को एक फ्रीडम है। और फंडामेंटल राइट क्या थी, एक रिस्ट्रिक्शन थी कि इस एरिया में आप बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल भी कुछ नहीं बना सकते। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनका आर्टिकल एक ही है 51A, लेकिन 51A में क्या है, ABC करके K तक वो रखी गई हैं। और पार्ट कौन सा है इसका, पार्ट आता है इसका 4th है, इसके लिए सेपरेट पार्ट दिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का सेपरेट पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सेपरेट पार्ट है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी सेपरेट पार्ट है। नेचर क्या है इसकी, ये एक स्टेट को हेल्प मिल रही है। जैसे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शन थी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक फ्रीडम थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, एक स्टेट को हेल्प मिल रही है, एक स्टेट की वेलफेयर के लिए क्या मिल रही है, सिटीजन्स की हेल्प मिल रही है। और उससे क्या है कि सिटीजन्स को भी पता चलेगा कि हम स्टेट से इतना कुछ ले रहे हैं, राइट्स ले रहे हैं, DPSP ले रहे हैं, लेकिन हम स्टेट को दे क्या रहे हैं इन रिटर्न, तो वो क्या दे रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी वीडियो, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी अगर मेरी न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। और लाइक से मेरे को इतना पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस वीडियो को देखा है, तो उससे मेरे को एक आइडिया सा हो जाएगा कितने बच्चे मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। थैंक यू।